वो सर पर हाथ रखे बेड के किनारे बैठी थी। बाहर से शोर की आवाजें आ रही थी। हवेली में आज खुशियों का समा था, क्योंकि इस हवेली की इकलौती बेटी की शादी हो रही थी। नाहिल को मायूं बिठा दिया गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। ये शादी तो किसी हाल में नहीं कर सकती थी। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी। जब ही मोबाइल बज उठा। हेलो नाहिल, क्या मजाक है ये? मैं इतनी दूर से आ गया हूँ तुम्हें लेने और तुम भागने से मना कर रही हो। वो शख्स दबा दबा चीखा। मैं क्या करूं? यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बाहर सब जमा है शुभी। मैं शोएब को समझा रही थी, कोई रास्ता देखो और निकलो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती जान? यही मौका है हमारे पास। ख्वाब उसे जज्बाती कर रहा था। वो फोन रखती जल्दी जल्दी कुछ जरूरी चीजें एक बैग में डाल रही थी। इतने में कमरे में सारा आ गई, जो उसकी करीबी दोस्त थी। ये तुम क्या कर रहे हो मनाहिल? जानते भी हो, जब चौधरी साहब को पता लगेगा वो तुम्हें जान से मार देंगे। मनाहिल फिर भी रुकी नहीं। अपनी कीमती जेवर उठाकर बैग में रख रही थी। मारेंगे तब ना, जब मैं उन्हें मिलूंगी। मैं तो यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर वो लोग मान जाते तो मुझे पसंद की शादी के लिए ऐसे भागना नहीं पड़ता। वो अब अबाया पहनकर बैग लेती खिड़की की तरफ आ गई थी। बस तुम अपना ख्याल रखना। ये मेरा फोन नंबर है, जो मैं ऑन रखूंगी। बाद में मुझसे राब्ता करेंगे हम। उसकी गले लगती अश्बार हुई थी। खिड़की से बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। मायूं के गीतों की आवाज ढोल की थाप में गुम थी। नाहिल ने एक आखिरी नजर कमरे पर डाली। वो कमरा जहां उसने बचपन के सारे ख्वाब सुने थे, आज उसके लिए कैद बन चुका था। उसे सांस रोककर खिड़की का पट आहिस्ता से खोला। नीचे सहन में रोशनियों का हुजूम था, मगर पिछला बाग अंधेरे में डूबा था। सारा ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। यही वक्त, देर ना आना, वो सरगोशी में बोली। नाहिल ने इस बात में सर हिलाया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर कदम नहीं रुके। वो खिड़की के किनारे से नीचे उतरी तो पांव जमीन से टकराए। दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने चीख को होंठों में कैद रखा। वो बाया समेत कर वो बाग की तरफ थोड़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा शोर में शामिल हो जाएगी। पीछे कहीं किसी के कह के गूंजे किसी की शादी का नामा। और यहाँ वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैं गेट के पास हूँ, जल्दी करो। शुएब की घबराई हुई आवाज आई। मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर, उसने हाँफते हुए कहा। बाग की बाड़ के पास पहुंचकर उसने दुपट्टा मजबूती से लपेटा और कांटेदार झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। हाथ छिले, कपड़ा अटका, मगर इरादा फौलाद था। बाढ़ के उस पार सड़क सुनसान थी। एक मोटरसाइकिल अंधेरे में खड़ी थी। वो दौड़ी और ऐन उसी लगे पीछे से आवाज आई, नाइक। उसके कदम लड़खड़ाए। लम्हे भर को रुकी, मगर दिल ने फिर फैसला किया। उसने पलट कर नहीं देखा। शोएब ने उसे बाजू से थामा। बैठो। इंजन की आवाज गूंजी और मोटरसाइकिल अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। पीछे हवेली में खुशियों का शोर था और आगे एक अनजाना सा रास्ता। नाहिल ने आंसू पूछे, बैग को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, बस हमें बचा लेना। हवा ने इसकी दुआ को सुना या नहीं, ये आने वाला वक्त बताने वाला था। सुबह की पहली अजान के साथ ही हवेली में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। मायूं की रात के बाद अमूमन घर नींद में डूबा रहता था, मगर आज फिजा में सुनाटा कुछ ज्यादा भारी था। चौधरी बेगम ने खादमा को आवाज दी, मनाहिर को जुगाओ। मायूं की बात की रस्में भी तो है ना। खादमा ऊपर गई। चंद्रमा बाद हाँपती हुई वापस आई। बेगम साहिबा, कमरा खाली है। चौधरानी के हाथ से तस्बीह फिसल गई। क्या मतलब खाली है? वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ी। कमरे का दरवाजा खुला था, बिस्तर बिखरा हुआ, अलमारी अध खुली और खिड़की के पर्दे हवा में हिल रहे थे। उनके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, हाय ला मेरी बेटी। उसी लम्हे नीचे ड्राइंग रूम में चौधरी साहब दाखिल हुए। कदावर, रोबदार आंखों में वही पुराना गौरव। क्या शोर है सुबह सुबह? चौधरानी का कपाती आवाज में कहा। नाहिल, नाहिल घर में नहीं है। चौधरी साहब के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। क्या? वो तेजी से ऊपर आए, कमरा देखा, खिड़की की तरफ पड़े। उनकी आंखों में गुस्सा तहक उठा। इसका मतलब है वो भाग गई। इतने में दोनों बेटे भी आ गए। बड़ा बेटा हमजा चौधरी संजीदा सख्त मिजाज, बाप का अक्स। अब्बा क्या हुआ है? छोटा बेटा अरसलान चौधरी तेज, जल्दी गुस्से में आने वाला। अम्मी क्यों रो रही है? चौधरी साहब ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी है। शादी के एक दिन पहले भाग गई। अरसलान का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा। हमजा ने कमरे का जायजा लिया। खाली अलमारी, गायब जेवर, खुली खिड़की। ये अकेली नहीं गई, कोई इसके साथ है। चौधरी जमीन पर बैठकर चौधरान रो पड़ी। मेरी बच्ची, अगर चौधरी साहब को लोगों ने ताने दिए तो? चौधरी साहब की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। आज सूरज ढलने से पहले वो वापस इस हवेली में होगी।
اور جس کے ساتھ گئی ہے اس کی مثال قائم کی جائے گی۔ حویلی میں خوشیوں کی جگہ اب غصہ، ذلت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور دور کہیں ایک انجان سڑک پر ناہل کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے کتنے طوفان اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پورا دن حویلی میں ایک ہلچل مچی رہی۔ شہر، گرد و نواح، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں چودھری صاحب کی آدمی نہ گیا۔ حمزہ خود ہر فون کال پر تھا۔ اسلان غصے میں دروازے پٹکتا پھر رہا تھا، مگر ہر جواب ایک ہی تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ شام ڈلی تو ڈرائنگ روم میں گھٹا ٹوپ خاموشی چھا گئی۔ چودھری صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، انگلیوں میں تسبیح مگر دانت نیچے ہوئے۔ ایک لڑکی، وہ بھی میری بیٹی، یوں غائب ہو جائے؟ ان کی آواز میں زہر تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ ابا، ایک راستہ ہے۔ چودھری صاحب نے نگاہ اٹھائی۔ کون سا راستہ؟ حمزہ لمحہ بھر کو رکا، پھر بولا، ہم ایک آدمی کو ہائر کر سکتے ہیں، ایسا شخص جو قانون سے اوپر کھیلتا ہے، جو چھپے ہوئے لوگوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ چودھرانی گھبرا گئی۔ حمزہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسان چونک گیا۔ بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ حمزہ کی آواز مدھم مگر پر یقین تھی۔ ارزم۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری صاحب کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ وہی ارزم، شہر کا گینگسٹر؟ جی ابا۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسے ڈھونڈنے پر آ جائے، وہ زمین کے اندر ہو یا باہر، مل ہی جاتا ہے۔ چودھری صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر تسبیح میز پر رکھ دی۔ ہمیں بدنامی نہیں، اپنی بیٹی چاہیے، قیمت جو بھی ہو۔ ارسلان بے چینی سے بولا، مگر ابا، وہ آدمی خطرناک ہے۔ حمزہ کی نگاہ میں سختی تھی۔ ہم بھی مجبور ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری کی بیٹی بھاگ گئی؟ اس رات شہر کے ایک ویران گودام میں حمزہ کی ملاقات ارزم سے طے ہوئی۔ چمڑے کی کرسی پر بیٹھا، سیاہ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں سر چمک لیے۔ ارزم نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو چودھری کے بیٹے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ حمزہ نے میز پر مناہل کی تصویر رکھی۔ یہ زندہ چاہیے، اور خاموشی سے۔ ارزم نے تصویر اٹھائی، ایک نظر دیکھی، اور ہلکی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وقت دو، لڑکی بھی مل کر اس کے ساتھ بھاگنے والا بھی۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا وہ کھیل جس پہ وہ اتر چکے ہیں واپس پلٹنے والا نہیں تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ موٹر سائیکل ایک ایسی گلی میں مڑی جہاں سڑک تنگ تھی اور ہوا میں عجیب سی بوجھل سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ نائل نے شعیب کی کمر کے پیچھے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ شعیب سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شعیب نے رفتار کم کی، مگر جواب نہ دیا۔ موٹر سائیکل ایک پرانی عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ دروازے کے باہر لال بتی جل رہی تھی، پردے موٹے تھے اور اندر سے مدھم گہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ناہل کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شعیب نے ہیلمٹ اتارا اور آنکھیں چرا لی۔ بس چند دن کا بندوبست ہے، حالات خراب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے کہا تھا ہم محفوظ ہوں گے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر آئی، چہرے پر سختی، آنکھوں میں دنیا دکھی ہوئی تھکن۔ اس نے شعیب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آ گئے ہو؟ شعیب نے جیب سے لفافہ نکالا، کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھا۔ یہ بس بات وہی ہے جو طے ہوئی تھی۔ عورت نے لفافہ کھولا، نوٹ گنے، پھر ناہل کی طرف دیکھا۔ لڑکی نہیں ہے، ٹھیک رہے گی۔ یہ جملہ ناہل کے لیے خنجر تھا۔ نہیں۔ اس نے شعیب کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شعیب؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شعیب نے آہستہ مگر سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ناہل، میں مجبور تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ میرے پیچھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت امڑ آئی۔ تم نے مجھے بیچ دیا؟ آواز ٹوٹ گئی۔ شعیب نے نظریں جھکا لی۔ میں خود بھی مر جاتا اگر یہ نہ کرتا۔ محبت؟ مناہل ہنس دی، وہ ہنسی جو رونے سے زیادہ دردناک تھی۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ وہ عورت آگے بڑھی۔ بس کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ مناہل نے آنکھ پر آخری بار شعیب کی طرف دیکھا۔ میں نے سب چھوڑا تم پر، خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ شعیب ایک لمحہ رکا، پھر تیزی سے پلٹا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آواز ایسی تھی جیسے مناہل کے دل پر مہر لگ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، سر گھٹنوں میں دے کر بس اتنا ہی کہہ سکی، یا اللہ، میں نے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ باہر شہر اپنی رفتار سے چل رہا تھا اور اندر ایک لڑکی کی دنیا ٹوٹ چکی تھی، مگر یہی ٹوٹنا اس کے بدلنے کی شروعات بن چکا تھا۔ وہ اسے ایک کوٹھے پر بیچ کر جا چکا تھا۔ یہاں آئے اسے پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر مناہل کی ضد ٹوٹی نہیں تھی۔ نور بیگم جو کہ اس بدنام زمانہ کوٹھے کی بڑی تھی، ہر انکار پر اس کا قہر بن کر ٹوٹتی تھی، کبھی بالوں سے پکڑ کر، کبھی تھپڑوں کی بارش۔ مگر مناہل کی آنکھوں میں وہی خاموش انکار زندہ تھا۔ آج مگر فضا بدلی تھی۔ شام اترتی ہی عمارت میں عجیب سی گہما گہمی پھیل گئی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ہے، کمرے سے ہنسی کی آواز ہے،
इतर और पाउडर की मिली जुली खुशबू। आज महफिल लगनी थी, आज रौनकें बननी थी। लड़कियां आईनों के सामने बैठी थी, कोई सुर्खी लगा रही थी, कोई आंखों में काजल भर रही थी। मनाहिल कमरे के कोने में खामोश बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द, आंखों में नींद नहीं बस थकन। दरवाजा जोर से खुला। उठो। नूर बेगम की कड़कदार आवाज कमरे में गूंजी। मनाहिल ने सर उठाया, आंखों में सवाल था मगर जबान खामोश। क्या बहरी हो गई हो? आज कोई नखरा नहीं चलेगा। दो लड़कियां आगे बढ़ी, एक ने अलमारी खोली, दूसरी ने मनाहिल का बाजू थाम लिया। छोड़ो मुझे। आवाज कमजोर थी मगर जिद अब भी बाकी थी। बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। नूर बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, आज महफिल है और तुम तैयार होगी और रक्स भी करोगी। तुम्हारा वो आशिक तुम्हें यहाँ बेच गया है, अब वापस नहीं आएगा। सोग मना रही हो। उन्होंने एक जोड़ा बाहर निकाला, सिल्वर साड़ी, हल्के रंग की, बॉर्डर पर चमक, मगर नाहिल को वो कपड़ा कफन सा लगा। ये पहनो। नाहिल ने मुंह बना लिया, मैं नहीं पहनूंगी। ये कहते उसकी आवाज रुक गई। क्यों? क्योंकि अगले लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। जिद छोड़ दो लड़की। नूर बेगम उसके करीब आई। यहाँ इज्जत नहीं, हुक्म चलता है। बाल जबरदस्ती सुलझाए गए, चेहरे पर पाउडर थोपा गया, आंखों में काजल। नाहिल आईने में अपनी परछाइयां देख रही तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी पर उसे खुद से नफरत हो रही थी। जो मोहब्बत के हाथों यहाँ तक पहुंच गई थी। होंठों पर सुर्खी लगाते उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को कहीं और ले जाना चाहती हो। बस काफी है। नूर बेगम ने आईने में उसका चेहरा देखा। आज तुम रक्स करोगी। फिर सख्त लहजे में बोली, मैं नहीं। नाहिल की पलकी फुड़की। करोगी। नूर बेगम ने इसकी थोड़ी ऊपर उठा कर कहा, और याद रखो, एक भी गलत हुआ कदम तो इंजाम तुम जानती हो। अभी रक्स करवा रही हूँ, बाद में इससे भी बुरा कर सकती हूँ। दरवाजे के बाहर से कहको की आवाज आई। मैं फिर सच चुकी थी। नाहिल ने दिल ही दिल में आंखें बंद करके बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर आज मैं टूट भी गई तो मुझे खुद से जुदा ना करना। और फिर वो लड़की जो एक वक्त में चौधरी साहब की इकलौती बेटी थी, बाड़ी कदमों के साथ कमरे से बाहर ले जाएगी। जहां रोशनी थी, शोर था, मगर उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। महफिल सज चुकी थी। कालीनों पर मर्द बैठे हुए थे, धुएं उड़ रहे थे। कहके और सिक्के खनकने की आवाजों की बीच सांस की मध्यम लेच छिड़ रही थी। पर्दे के पीछे में राहल खड़ी थी, सर पर घूंघट, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। हाथ कांप रहे थे, पाँव बोझल थे। नूर बेगम ने उसके करीब आकर सरगोशी की, याद रखो, एक कदम भी पीछे नहीं हटाना। पर्दा सरका। अब नाहिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, घूंघट में चेहरा छुपा हुआ, फिर सफेद कलाइयों की हल्की जमिश, कदमों कदमों की मोहतात हरकत। वो रक्स कर रही थी मगर रूह जैसे कहीं और थी। महफिल में बैठे कई मर्दों की नजरें उस पर थी। कुछ लालच से दिख रहे थे और कुछ बेहिसी से। एक कोने में अर्जुन बैठा था, सियाह लिबास, पुरसुकून अंदाज, हाथ में गिलास। उसकी निगाहें महफिल में बिखरी थी, जैसे उस सबसे उसका कोई ताल्लुक ना। न तालियां, न दिलचस्पी, ना बस एक सर्द लातन की थी। वो यहाँ अक्सर आता था। नाहिल ने रक्स के दौरान सर झुकाए रखा, घूंघट उसके चेहरे पर साया बने हुए था। हर घूमता कदम उसके लिए बोझल था, हर लम्हा जैसे किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर हो। अचानक सांस की ले बदली। नूर बेगम की आवाज आई, घूंघट उठाओ। नाहिल के हाथ लम्हा बढ़कर रुके, दिल ने जोर से दरक कर एहतजाज किया, फिर आहिस्ता से कहा। उसने घूंघट पीछे सरकाया, चेहरा सामने आया तो लोगों की धड़कनें रुक गई। चांद सा हुस्न था, वही आंखें जिसमें खौफ भी था और जिद भी, वही खामोशी जो चीख से ज्यादा गहरी थी। हरजिम की निगाह जो अब तक बेनियाज थी, अचानक ठहर गई। गिलास उसके हाथ से लम्हे को रुका, आंखें नाहिल के चेहरे पर जम गई। ये हुस्न ही था जो उसे रोक गया था। आज से पहले ऐसा हुस्न उसने कहीं नहीं देखा था। वो नजर जिसमें सवाल था, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये लड़की तो चौधरी साहब की बेटी थी जो भाग गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? अर्जुन पहली बार सीधा हुआ कर बैठा। उसकी आंखों में वो सर्दी ना रही, अब वो वहां गौर था, पहचान की एक हल्की सी लहर। वो जेरे लब बोला, ये लड़की यहाँ की नहीं है। महफिल में शोर भर गया, मगर अर्जुन के लिए सब आवाजें मदम हो चुकी थी। उसकी निगाहें नाहिल से हटी नहीं रही थी, और नाहिल, वो रक्स कर रही थी मगर उसे मालूम नहीं था। किसी लम्हे किसी की नजर ने उसकी तकदीर को निशाने जद कर लिया। ये उसका पहला कदम था, और शायद किसी के लिए फैसला कुन लम्हा। महफिल के शोर में अर्जुन की नजरें नाहिल पर जम गई थी। हर हरकत, हर पल, हर अंदाज उसके लिए एक नया सवाल था। वो खुद को काबू में रखते हुए उठा और आहिस्ता आहिस्ता नूर बेगम की तरफ बढ़ा। नूर बेगम ने फौरन उसे पहचान लिया। चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन आंखों में एक लर्जिश छुपी हुई थी। अर्जुन साहब, आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरत और खबरदार करने का तासुर दोनों थे।
अर्जुन ने आहिस्ता से सर हिलाया। निगाहें कभी नाहिल की तरफ, कभी नूर बेगम की तरफ। ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्यों है? नूर बेगम ने थोड़ी देर के लिए सांस रोका, फिर सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बिल्कुल चिकना माल है सर। कुछ दिन पहले इसका आशिक यहाँ छोड़ गया था, चंद पैसों के लिए। आप चाहे तो अपनी आज की रात इससे दिल बहला सकते हैं। हमने इसे संभाला हुआ है। नूर बेगम एक अदा से कह रही थी। वो खुशी हो गई थी कि अर्जुन की नजर किसी लड़की पर पड़ी तो, वरना वो यहाँ आता और ऐसे ही चला जाता है। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया, चेहरे पर हल्की सी तलखी, आंखों में शिद्दत। संभाला? उसे जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है? तुम लोग कैसी को जबरदस्ती कैसे रख सकते हो? नूर बेगम ने नजरें झुकाई, फिर तंजोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अर्जुन साहब, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, मगर ये लड़की अभी सब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। इसे लगता है कि इसका आशिक सच्चा है, वापस आ जाएगा, इसी लेने पर अफसोस है, ये मुमकिन नहीं। अर्जुन ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसके चेहरे पर वो फैसला और गुस्सा साफ झलक रहा था, जो कहता था, यहाँ कोई भी गलत कदम उठाए मुझे खबर होगी और मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। महफिल के शोर के दरमियान ये बातें सिर्फ उन दो के दरमियान एक छुपी हुई हकीकत की मानित थी। नाहिल रक्स करती रही बेखबर, मगर अब अर्जुन की नजरें उसे सब कुछ पड़ रही थी। महफिल अपने अरूज पर थी, मगर अर्जुन के लिए सब आवाजें पीछे रह चुकी थी। उसकी नजरें अब भी उस एक चेहरे पर ठहरी थी जो घूंघट हटाकर फिर झुक गया था। उसने आहिस्ता से इशारा किया। महफिल की शोर खत्म होते ही एक दरवाजा बंद हुआ और सौदा शुरू हुआ। नूर बेगम कमरे में दाखिल हुई तो अर्जुन पहले से ही बैठा था, चेहरे पर चेहरा पुरसुकून, आंखों में वो सर्द गहराई जिससे लोग घबराते थे। कहो, अर्जुन ने मुख्तसर कहा, इस लड़की की क्या कीमत है? नूर बेगम चौंकी, फिर संभल कर मुस्कुराए। अर्जुन साहब, ये कोई मामूली माली नहीं है, जिद्दी है, मगर वक्त के साथ कीमत। अर्जुन ने बात काट दी, वक्त नहीं मेरे पास। नूर बेगम ने पल पर सोचा, फिर एक अदद बताया, ऐसा अदद जो आम लोगों के लिए ख्वाब होता है। इतनी रकम में मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अर्जुन ने मेज पर एक मोटा लिफाफा रखा, ये एडवांस है। नूर बेगम की सांस अटक गई। उन्होंने लिफाफा खोला, नोटों की कतार हिसाब से ज्यादा, और बाकी? अर्जुन ने दूसरा लिफाफा रखा, इस शर्त पर कि आज इसी लम्हे वो यहाँ से निकलेगी बगैर शोर के, बगैर निशान के। नूर बेगम बेगम की आंखों में चमक और खौफ एक साथ उभरा। अर्जुन साहब, आप जानते हैं ये लड़की? मैं जानता हूँ। उसकी आवाज में ठहराव था, ये यहाँ की नहीं है और अभी यहाँ नहीं रहेगी। कमरे में खामोशी फैल गई। नूर बेगम ने तीसरा सांस लिया, फिर आहिस्ते से सर हिलाया, ठीक है, मगर याद रखें, ये सौदा आज का है, कल का कोई हिसाब नहीं। अर्जुन खड़ा हुआ, मुझे कल नहीं चाहिए, एक रात के लिए चाहिए थी बस। 10 मिनट बाद एक खामोश दरवाजा खुला। नाहिल अंदर आएगी, अब भी घूंघट में, आंखों में खौफ और हैरत। उसने अर्जुन को देखा, पहचाना नहीं, मगर उसकी निगाह में पहली बार मार नहीं, हुक्म नहीं, खामोश तहफ्फुज था। तुम खुश नसीब हो कि अर्जुन साहब ने तुम्हें खरीद लिया है, बहुत हैंडसम और दिल वाले हैं। ये सारी बातें नाहिल को बोली गई थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो इस कैद से कहाँ जा रही है। अर्जुन ने बस इतना कहा, चलो नाहिल। और नाहिल ने एक लम्हा नूर बेगम की तरफ देखा। वो नजरों से कह रही थी कि खुश कर दिया साहब को। नाहिल आगे बढ़ गई, दरवाजा बंद हुआ। कोठी की रोशनी पीछे रह गई और शहर की एक अंधेरी सड़क पर नाहिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये आज़ादी नहीं, मगर कैद बदल चुकी है। वो गाड़ी में बैठी कांप रही थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। कोटे से निकली थी तो ये यकीन करना मुमकिन ही नहीं था कि उसे आजाद किया जा रहा है, कि शख्स, ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला था, वो सोच ही नहीं पा रही थी। गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी तो जैसे पत्थर की हो गई, ना उतर सकी ना बोल सकी। अगले ही लम्हे अर्जुन खुद उतरकर दूसरी तरफ आया, दरवाजा खुला और उसके बाजू को थाम कर उसे बाहर निकाला। वो चीखी, मजाहमत की, मगर वो उसे अंदर लेकर चला गया। कमरा सादा था, मगर हल्की रोशनी, पर्दे गिरे हुए। वो पीछे हटी, बेड के किनारे तक जा पहुंची। मुझे जाने दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरे करीब मत आओ। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज टूट रही थी। अर्जुन एक लम्हे को रुका, उसने अपनी कमीज का ऊपरी बटन खोला और फिर ठहर गया। उसकी निगाहें नाहिल पर जमी, जैसे उसके खौफ को नाप रहा हो। अगर वैसी नहीं हो, वो आहिस्ता से बोला, तो इस कोठे पर क्या कर रही थी? उसकी आवाज में सहर था, मगर इस सहर में वहशत नहीं, सवाल था। नाहिल ने सर हिलाकर रोते हुए कहा, मैं बेची गई थी, मुझे मारा गया, मैंने इनकार किया था, किसी ने नहीं सुना। अर्जुन ने उसके करीब बढ़ते कदम रोक दिए, हाथ जो उसके दुपट्टे तक गया था वहीं ठहर गया। वो पीछे हट गया। कमरे में खामोशी फैल गई। देखो,
میں نے تمہاری بھاری قیمت دی ہے، ایسے تو نہیں جانے دے سکتا تمہیں، اس لیے شرافت سے ادھر آ جاؤ۔ عظیم نے اسے اشارہ کیا، ٹھیک ہے مجھ سے نکاح کر لو، بس ایسے ہی میرے قریب آؤ۔ وہ آخر میں فیصلہ کرتی بولی تو عظیم چونک گیا۔ عظیم نے گہری سانس لی، قمیض کا بٹن دوبارہ بند کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بس، اس نے کہا، میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ٹوٹتی ہو یا سچ بولتی۔ ناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو تم؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ عظیم کی آواز اب سخت نہیں تھی۔ اور تم یہاں محفوظ ہو، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ مڑا، دروازے کی طرف گیا اور باہر نکلتے ہوئے بس اتنا کہا، آرام کرو اور دروازہ بند کر لو۔ بیڈ پر وہ بیٹھ کے اور کانپتی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی، آنسو اب بھی تھے، مگر خوف میں پہلی بار ایک دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ آدمی کیا ہے، مگر اتنا جانتی تھی کہ یہاں اس کی عزت محفوظ تھی۔ عظیم کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو اندر دکھایا تھا۔ دروازہ بند نہیں کیا تھا جان بوجھ کر۔ لان کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے سے سختی کو کم نہیں کیا۔ وہ چند قدم چل کر رکا۔ سلیم، سائے سے ایک آدمی فوراً نکل آیا سامنے۔ جی عظیم صاحب۔ عظیم نے سگریٹ جلائی، ایک گہرا کش لیا، پھر بغیر گھومے بولا، آج کے بعد اس لڑکی کے کمرے کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، نہ نظر نہ آواز۔ سلیم چوکا، صاحب وہ؟ عظیم نے سر گھما کر اسے دیکھا، نگاہ ایسی تھی کہ سلیم کا جملہ وہیں مر گیا۔ میں نے کہا نا نہیں کوئی آئے گا۔ آواز دھیمی تھی مگر حکم آخر۔ جی صاحب۔ عظیم نے اگلا کش لیا، نور بیگم سے پیغام بھجوا دو، سودا ختم ہو چکا ہے، لڑکی اب میری ذمہ داری ہے، اگر کسی نے ایک قدم بھی بڑھایا تو انجام سب کو یاد رہے گا۔ سلیم نے سر ہلایا اور شعیب، یہ نام سنتے ہی عظیم کی انگلیاں سخت ہو گئی۔ اس کا وقت آئے گا، پہلے یہ یقینی بناؤ کہ لڑکی کو معلوم ہو کہ یہاں وہ محفوظ ہے۔ سلیم پلٹا اور عظیم نے آخری بات کہی، اور ہاں، فارم ہاؤس کے گیٹ پر گارڈ بدل دو، خاموش لوگ، جو دیکھے کم سمجھے زیادہ۔ جی صاحب۔ عظیم نے سگریٹ زمین پر مسل دی، اس کی نگاہیں دور کھڑکی کی طرف اٹھی، وہی کمرہ، وہی ہلکی روشنی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں، وہ خود سے بولا، جنہیں طاقت سے نہیں اختیار دے کر بھرا جاتا ہے۔ اندر کمرے میں ناہل بیڈ کے کنارے بیٹھی اب بھی کانپ رہی تھی، مگر دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس اترا تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے، اور یہی احساس اس کی بقا کی پہلی سیڑھی تھا۔ وہ مرر کے سامنے بیٹھی تھی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ گھر واپس تو نہیں جا سکتی تھی، اور یہاں رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، کون اسے اپناتا؟ اسے دل پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کر چکی تھی، شعیب کے بعد واپس جائے گی، اس کے قدموں میں گر جائے گی تاکہ اسے اپنا لے، پر کیسے؟ یہ سوچ ابھی بھی اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ کل پوری رات اس کی روتے ہوئے کٹی، کاش وہ گھر سے نہ بھاگتی تو کوٹے تک نہ پہنچتی۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا جسے وہاں سے نکال کر یہاں لے آیا تھا، اور اب وہ اسے چاہتا کیا تھا؟ ہاں، ہو سکتا ہے مجھے کوٹھے میں واپس چھوڑے گا، کیونکہ ایک رات کی قیمت دی گئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی ناہل کے روح فنا ہو گئے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ یہ بولتے وہ دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر کمرے سے نکلی تھی تاکہ اس شخص سے مل سکے جو اسے یہاں لایا تھا۔ وہ باہر آئی تو کوئی نظر نہ آیا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، اچھا موقع ہے، بھاگ جاتی ہوں۔ خود سے کہتی وہ بھی قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے عظیم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ منجمد ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھومی تو عظیم سامنے بازو فولڈ کیے کھڑا تھا، کہیں نہیں، ٹھنڈی ہوا لے رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ عظیم نے ایک ابرو اوپر اٹھایا، ہونٹوں کے کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھنڈی ہوا؟ اس نے ارد گرد خالی صحن پر نظر ڈالی۔ یہ کون سا بل اسٹیشن ہے جہاں تمہیں صبح کے 6 بجے ہوا کی یاد آ گئی؟ ناہل نے دوپٹہ اور زور سے پکڑا، میرا مطلب ہے اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ ہاں تو وہ تو ہوگی ہی نا۔ عظیم نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اتنے خطرناک خیالات دماغ میں ہو تو آکسیجن کم پڑ جاتی ہے۔ وہ چونکی، آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ جتنی دیر تم یہاں آئی ہو نا، اتنی دیر میں آدھے لوگ بھاگنے کا پلان بنا لیتے ہیں۔ اس نے ہلکے سے اس کے قدم روکے۔ ویسے تمہارا پلان اے کیا تھا؟ دروازہ کودنا یا دیوار پھلانگنا؟ میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ اسے فوراً انکار کیا، مگر آواز خود ہی اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ عظیم نے کہکا نہیں لگایا، بس ناک سے ہلکی سی ہنسی نکالی۔ فکر نہیں کرو، میں پولیس نہیں ہوں جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ تو پھر آپ ہے کون؟ ناہل کے لہجے میں ڈر کے ساتھ چنچلاہٹ بھی کھل گئی تھی، اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ عظیم نے بازو کھولے جیسے کوئی لیکچر دینے والا ہو۔ مختصر ورژن، میں وہ شخص ہوں
जो तुम्हें कोठे से निकाल कर लाया, और लंबा वर्षन वो तुम अभी सुनने के काबिल नहीं। क्या आप मुझे वापस नहीं छोड़ देंगे? ये सवाल उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया। हरजिम के चेहरे की हंसी गायब हुई, मगर लहजा अब भी नरम था। अगर छोड़ना होता है तो लाता है क्यों? मैं टैक्सी ड्राइवर लगता हूँ क्या, जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सकूं? मिनाहिल ने हल्का सा सर झुकाया। तो फिर तो फिर तुम अंदर जाकर बैठो। उसे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं कोई विलन नहीं जो तुम्हें ड्राउनी तकरीर सुनाऊंगा, और ना हीरो हूँ जो भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। वो हिचकिचाई। और अगर मैं फिर भागने की कोशिश करूं? अर्जुन ने कंधे उचकाए। तो फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, लेकिन इस बार चाय भी पिला दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद कम अज कम मेहमान नवाजी तो बनती है। नाहिल के होंठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभी मौजूद था, मगर इस शख्स का अंदाज, उसके खदशात ने जरा बराबर दरार डाल चुका था। वो अंदर की तरफ बढ़ी, मगर दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। ये अर्जुन आखिर है कौन, और उसकी जिंदगी में कौन आया है? शाम का वक्त था जब अर्जुन के पास फोन लेकर सलीम आया। सर, ये चौधरी की कॉल है। जी कहिए चौधरी साहब, कैसे याद किया? अर्जुन ने मोबाइल कान से लगाया। अर्जुन, काम कब तक होगा? और लड़की, वो खबीस कब हमारे कदमों में लाकर डालोगे? वो तेज में थे जब भी अपनी बेटी को भी बेटी कहकर मुखातिब नहीं किया। जी बस समझे, आज आपका काम हो जाएगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। कॉल कट गई तो अर्जुन कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मुनाहिल थी। अर्जुन लंबे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि सामने लॉन में मुनाहिल दिखाई देगी। उसे इधर उधर झांक रही थी जैसे किसी जासूसी मिशन पर हो। वो दरअसल कमरे में बोर हो रही थी, जब फार्म देखने निकल आई। ये फार्म हाउस है या भूल भुलैया? वो खुद से भूल पड़ाई। एक कमरा मिलता है तो 10 बंद दरवाजे। तजस्सुस उस पर हावी था। दिल में डर भी था, मगर अकेले कमरे में बैठना उसके बस की बात नहीं थी। चलते चलते बड़े से दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजा आधा खुला था, बस एक नजर उसने खुद को तसल्ली दी और अंदर चली गई। कमरा किसी म्यूजियम से कम नहीं था। शीशे की अलमारियां, जदीद हथियार, कीमती घड़ियां, फाइलें, एक तरफ लैपटॉप और दरमियान में एक बड़ा सा मेज। नाहिल की आंखें भर गई। या अल्लाह, ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड का सेट लग रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इस शोकेस में रखी घड़ी को गौर से देखा। इतनी महंगी घड़ी, वक्त ही तो बताती है, सोना उगलती है क्या? अचानक उसका दुपट्टा मेज के कोने में रखे कॉफी मग से उलझ गया। ओ! मग लड़खड़ाया और सीधा लैपटॉप पर जा गिरा। छपाक। कॉफी, स्क्रीन, कीबोर्ड, फाइलें सब पर फैल गए। नाहल के हाथ पांव ठंडे हो गए। नहीं नहीं, ये तो मसला हो गया। घबराहट में उसने करीबी टिश्यू उठाया, मगर हाथ कांप रहे थे। टिश्यू से हाथ साफ करने लगी तो फाइलों का पलंदा नीचे गिर गया। कागज बिखर गए, और एक फ्रेम रखा था वो भी उलटकर टूट गया। या अल्लाह, मैं तो मर गई। उसी लम्हे दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अर्जुन दरवाजे पर रुका। सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए उसे यकीन न आया। कॉफी में नहाया लैपटॉप, बिखरी फाइलें, टूटा फ्रेम, और दरमियान में नाहिल हाथ में टिश्यू, चेहरे पर मुकम्मल जुर्मनामा लिखा हुआ था। मैंने कहा था ना। अर्जुन ने आहिस्ता मगर खतरनाक सुकून से कहा कि ये फार्म हाउस है, पिकनिक पॉइंट नहीं है। अपने कमरे में रहना। नाहिल ने फौरन हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खा के कहती हूँ, ये सब खुद ब खुद हुआ। हाँ। अर्जुन ने बाजू फोल्ड किए। कॉफी खुद चलकर गिरी, फाइलें खुद कूदी, और फ्रेम में खुदकुशी कर ली। वो रोने के करीब थी। मैं बस देख रही थी, मैं कुछ छेड़ा नहीं था। अर्जुन ने मेज के पास जाकर लैपटॉप को देखा, फिर गहरी सांस ली। ये लैपटॉप जानती हो क्या था? वो लतीफ़ी सरे लाने लगी। इसमें मेरे 3 महीने की मेहनत थी। नाहल की आंखों में आंसू आ गए। "प- पैसे वापस कर दूंगी, मैं काम कर लूंगी। अर्जुन ने अचानक उसकी तरफ देखा, फिर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की। तुम काम करोगी, और वो भी आप? वो हिचकिचाई। मैं बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछा जो कहे। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। बस बस, चलने की तैयारी करो, तुम्हें वापस लेकर जाना है। अर्जुन ने सीधी बात की। इस लड़की को जल्द अज जल्द इसकी सही जगह पहुंचा देना चाहता था। क्या? कहाँ? देखिए प्लीज, मुझे इस गंदी जगह नहीं जाना, मुझे यहीं रख लें। वो अचानक रोने लगी। अच्छा, तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? वो मनाहिल का अच्छे से जायजा ले रहा था। मैं काम करके सारे पैसे लौटा दूंगी आपको, पर मुझे वहां नहीं जाना। वो अब हाथ जोड़ गई थी। पर मैं तो तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, हवेली। दरअसल तुम घर से भाग गई थी तो तुम्हारे अब्बा हजूर ने मुझे तुम्हारे ढूंढने का काम दिया था। मैं तुम्हें ढूंढता उससे पहले तुम मुझे वहां कोठे पर मिल गई, सो मैं वहां से ले आया तुम्हें। उसे अब सारी बात बता रहा था। और अब तुम वापस जाओगी। वो बात खत्म करते लंबी सांस ले गया। नाहिल का रंग एकदम जर्द पड़ गया। हवेली? उसका लहजा कांप गया। नहीं नहीं हरसम साहब, वहां नहीं प्लीज।
अर्जुन ने उसे गौर से देखा। क्यों? तुम्हारा घर है? घर? वो हंसी। नहीं, टूट सी की, वो घर नहीं, कैद खाना है। वो आगे बढ़ी और उसके सामने आकर फिर हाथ जोड़ दी। आप नहीं जानते मेरे बाबा जान कैसे हैं। मैं अगर वापस गई ना, उसकी आवाज टूट गई, मारेंगे? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। उसे इस बात में सर हिलाया। आंसू मुसलसल बह रहे थे। सिर्फ मारेंगे नहीं, जिंदा लाश बना देंगे। मेरी माँ भी मजबूर है, कोई ढाल नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अर्जुन ने बेचैनी से जेब में हाथ डाला, फिर निकाला। नाहल, हर भागी हुई लड़की यही कहती होती है। वो फौरन उसके कदमों में बैठ गई। मैं भागी नहीं थी, अयाशी के लिए, मैं जान बचाने के लिए भागी थी। उसने अपना दुपट्टा सीने पर मजबूती से लपेटा। मैंने गलती की मानती हूँ, पर उसकी सजा मौत तो नहीं ना। अर्जुन एक लम्हे को खामोश हो गया। तुम्हारे बाबा साहब ने कहा था जिद्दी है, नाफरमान है, सबक सिखाना है। सबक? उसने तल्खी से हंसते हुए कहा। वो सबक नहीं, इंतकाम होता है। मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी, मैंने इनकार किया तो वो रुक गई, अल्फाज साथ छोड़ गए। तो तुम भाग गई? अर्जुन ने बात मुकम्मल की। हाँ, वो बेबसी से बोली। और अगर वापस गई तो कब्रिस्तान भागूंगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही अर्जुन साहब, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहती हूँ। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। तुम समझती हो मैं तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ? मेरे लिए मसला बन जाओगी। मसला बनूंगी तो सह लूंगी। वो फौरन बोली। किचन में काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा जो कहेंगे, बस मुझे वहां मत भेजे। फिर धीमी आवाज में बोली। मैं रोज मरने से बेहतर है रोज काम करके जीना चाहती हूँ। अर्जुन ने पलट कर उसे देखा। और अगर कभी कल तुम्हारे बाबा खुद आ गए, वो लर्ज के, तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन तब तक प्लीज। उसने हाथ जोड़ दिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, बस थोड़ा सा। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ मनाहिल के सिसकने की आवाज थी। आखिरकार अर्जुन ने गहरी सांस ली। ठीक है, वो चौंकी, सर उठाया। क्या? क्या मतलब? अर्जुन ने सख्ती से कहा। आरजी तौर पर यहाँ रहोगी, मेरी शराइत पर। कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई ड्रामा नहीं। नाहिल ने फौरन सर हिलाया। कसम से मैं कुछ नहीं करूंगी। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए हुए कहा। लेकिन एक बात याद रखना नाहिल। वो रुका और पलट कर देखा। मैंने तुम्हें बचाया है, छुपाया नहीं। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं खुद तुम्हें हवेली छोड़ कर आऊंगा। नाहिल की आंखों में खौफ के साथ साथ शुक्र भी था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह सकी। और अर्जुन, जिसे ये काम सिर्फ एक डील लग रही थी, नहीं जानता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला अभी किया है। अगली सुबह फार्म हाउस में अजीब सी खुशबू भरी थी। सुबह उसने सलीम से कहकर चीजें मंगवा ली थी ताकि खाना बना सके। वो तो इस जगह को अपना घर समझ बैठी थी, जैसे यही रहता हो। वो जान गई थी कि अर्जुन गैंगस्टर है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। बचपन से वो घन लड़ाई झगड़े मारपीट देखती आ रही थी, क्योंकि उसके बाबा भी गुंडे ही थे जो हर गलत काम में मुलविस थे। वहां तो इतनी रोक टोक नहीं थी, फिल्म ना देखो ये ना करो, इसलिए उसे हर ये जगह बेहतर लगी थी, जहां वो सांस ले सकती थी। ये कहना बेहतर था कि जब अपना घर कैद की तरह हो तो बाहर निकलकर आजादी मिल जाती है। वो भी ऐसा फील कर रही थी। अर्जुन फाइल देखते हुए रुका, नाक सुकेड़ी। ये खाने जलने की खुशबू है क्या? किचन से नाल की आवाज आई। नहीं जी, ये पकने की खुशबू है, जलने की नहीं। अब बस वहीं बैठे, अभी लाई। अर्जुन ने मशकूक निगाहों से किचन की तरफ देखा, मगर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद नाहिल ट्रे उठाए आई। बाल सादा से जोड़े में बंधे थे, दुपट्टा कंधों पर और चेहरे पर अजीब सा एतमाद। ले नाश्ता। अर्जुन ने प्लेट की तरफ देखा। ये वाकई तुमने बनाया है? जी हाँ, वो फौरन बोली, और बगैर किसी धमाके के, बगैर, वरना मैं खाना खत्म कर देती हूँ। वो हंसी रोक न सका। ये तो बड़ी कामयाबी है। अर्जुन ने लवाला लिया और एक लम्हा रुका, फिर दोबारा खाया। नाहिल फौरन आगे झुकी। बुरा है क्या? नहीं, उसे संजीदगी से कहा। खतरनाक हद तक अच्छा है। वो खुश हो गई। देखा, मैं सिर्फ बातें नहीं बनाती, खाना भी बनाती हूँ। अर्जुन दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। वही सख्त चेहरा, वही खामोश। नाहिल ने उसे गौर से देखा, फिर बोली। आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं मुस्कुराऊं तो लोग डरना छोड़ देते हैं। ओह, उसने आंखें फैलाई। तो आप वाकई गैंगस्टर है? अर्जुन ने आहिस्ता से उसे देखा। क्या मैं गैंगस्टर लगता हूँ? जी। वो फौरन बोली। खामोश, खतरनाक और हैंडसम भी। दिखते हैं ऐसे जैसे आंखों से साले निकल देंगे। वो हंसी। सच बताएं, आपको गन चलाना आती है ना? आती है। कितनी? जितनी जरूरत हो। और कितने लोग मारे? सवाल उसने ऐसे मासूम अंदाज में पूछा जैसे मौसम का हाल पूछ रहे हो। अर्जुन ने नवाला रखते हुए कहा। तुम नाश्ता के साथ कत्ल की बातें क्यों कर रही हो?
तजस्सुस। वो कंधे झुका गई। वैसे भी आप ऐसे लगते हैं जिन्होंने कम से कम 10 लोगों को तो ड्रग देखा हो। मैंने आज तक किसी को बिला वजह नहीं मारा। उसका लहजा संजीदा था, मगर आंखों में चमक आ गई। और तुम लिस्ट में शामिल नहीं हो, फिक्र नहीं करो। राहल ने दिल पर हाथ रखा। शुक्र है, मैं तो अभी किस्तों में जिंदा रहना चाहती हूँ। अर्जुन की हंसी खुद ब खुद निकल गई, हल्की, मुख्तसिर मगर असली। वो चौंकी। ओ, आप मुस्कुरा भी सकते हैं। ज्यादा खुश मत हो, यह नायाब है, कोई बात नहीं। वो मुस्कुराती हुई बोली, मैं रोजाना कोशिश करूंगी, शायद आदत पड़ जाए। अर्जुन ने उसे देखा। ये लड़की जो कल खौफ से कांप रही थी, आज उसके सामने खड़ी थी, उसकी खामोश दुनिया में शोर मचा रही थी। और अजीब बात यह थी कि वो शोर बुरा नहीं लग रहा था। अर्जुन को वो अच्छी लग रही थी। किसी का होना उसे भा रहा था। नाश्ता खत्म हुआ तो अर्जुन दोबारा अपने मूड में आ गया। फाइल बंद की, घड़ी देखी, जैकेट उठाने लगा। नाहिल फौरन चौंकी। कहाँ? काम है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ओ, यानी गैंगस्टर वाला काम? वो आंखें सुकीड़ कर बोली। अर्जुन ने पलट कर उसे देखा। नहीं, तुम्हें वाकई बहुत सवाल पूछने की आदत है, क्योंकि आज जवाब देने की बीमारी में मुब्तला नहीं है ना। वो फौरन बोली। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं जा रहा हूँ, तुम यही रहो। मैं कहती हूँ या मेहमान? उसे मासूमियत से पूछा। अभी ज़ेरे तरबियत सर दर्द, कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। नाहिल ने पीछे से आवाज दी। सुने? वो रुका। अब क्या? अगर आप मर गए तो मैं किसके घर रहूंगी? अर्जुन ने उसे घूरा। ये दुआ है या बद्दुआ? कंसर्न है। वो फौरन बोली। आखिरकार आप ही मेरे वाहिद इंस्पॉन्सर है। अर्जुन ने सर हिलाते हुए कहा, तुम वाकई खतरनाक हो, गन के बगैर भी मार डालती हो। तो फिर मान ले मैं भी थोड़ी बहुत गैंगस्टर हूँ। वो मुस्कुरा दी। अर्जुन कुछ कहे बगैर चला गया। मैं गाड़ी में बैठते वक्त उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे खुद भी अजीब लगी। शाम के साए लॉन पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। जब अर्जुन वापस आया, गाड़ी की आवाज पर भी नाहिल को खबर ना हुई। वो पौधों को पानी दे रही थी, मगर दिल कहीं और था। वो एक नन्हे से पौधे के पास रुकी, लड़का जरा हल्का किया और धीमी आवाज में बोली, तुम जानते हो, वो बाहर से जितना सख्त है ना, अंदर से उतना नहीं है। पानी मिट्टी में जज्ब हो रहा था, जैसे उसकी बातें सुन रहा हो, बस दिखाता नहीं है। शायद दिखाना नहीं आता। अर्जुन चंद कदम के फासले पर ठहर गया। उसे सांस रोक ली। ये अल्फाज उसके लिए थे, और नहीं भी। अकेला है बहुत, नाहिल ने आहिस्ता से कहा, इसीलिए इतना खामोश रहता है। खामोशी भी कभी कभी दर्द छुपाने का तरीका होती है ना। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, बस एहसास था। हरसिम के दिल में कुछ हल्का सा टूटा। उसी लम्हे में नाहिल पलटी और पाइप का मुंह सीधा उसकी तरफ हो गया। पानी अचानक उस पर आ गिरा। वो चौंकी। हरसिम साहिब? वो एक लम्हे को साकित रह गया। पानी उसके बालों से होता हुआ गर्दन तक बहने लगा, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। और आहिस्ता से आगे बढ़ा, पाइप थाम दिया और नल बंद करने के बजाय जरा सा उसका रुख बदल दिया। नाहिल के दुपट्टे को छूता हुआ उसके बाजू तक आया। वो हंसने के बजाय ठटक गई। आप? अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। तुम्हें भीगने से डर नहीं लगता क्या? पानी से नहीं, वो धीमी आवाज में बोली, लोगों से लगता है। वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। पानी आहिस्ता बह रहा था। शाम की हवा में नमी खुल गई थी। अर्जुन ने नल बंद किया। उसका हाथ लम्हा भर के लिए उसके हाथ के करीब ठहर गया। उसका छुआ नहीं, मगर फासला भी नहीं रहा। जो तुम पौधों से कह रही थी, उसने धीरे से कहा, वो सच था? नाहल ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या? ये कुछ लोग मुस्कुराते नहीं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो कमजोर न लगे। उसने नजरें झुका ली। दूर सलीम पर यह मंजर देख रहा था। सलीम ने दिल ही दिल में सोचा कि हंसी नहीं, इससे भी बड़ा इशारा है। सर को मोहब्बत हो गई है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, मगर फार्म हाउस पर नींद कहीं ठहरने को तैयार नहीं थी। नाहल बिस्तर पर लेटी थी। आंखें बंद थी, मगर दिमाग जाग रहा था। पंखे की हल्की सी आवाज और बाहर से आती चिंगड़ की सदा, सब कुछ मामूल का था। फिर भी दिल बेचैन था। उसे करवट बदली फिर एक बार, और आखिरकार हार कर आंखें खोली। छत को देखते उसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, वो मुझे वापस बेच सकता है। ये सोच बार बार आती और दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। अगर वो चाहता तो एक फोन कॉल पर सब खत्म हो सकता था। उसे दोबारा उसी जगह छोड़ आता जहां से निकाला था। उसके लिए कोई मुश्किल सौदा नहीं था। फिर क्यों नहीं किया? नाहल ने बेख्तियार दुपट्टा सीने से लगा लिया। अर्जुन का चेहरा याद आया, वही संजीदा खामोश सा, जिसके जज्बात आंखों में छुपे रहते थे। वो लम्हा भी याद है जब उसने सख्त लहजे में कहा था कि उसे वापस ले जाएगा, और फिर खामोश हो गया था, जैसे खुद उस फैसले से लड़ रहा हो। वो कोई यकीन नहीं दिलाता,
कोई झूठी तसल्ली नहीं देता था। फिर भी उसके पास बैठे डर कम हो जाता था। क्या वाकई सब मर्द एक जैसे नहीं होते? वो धीरे से खुद से बोली। जवाब लफ्जों में नहीं आया, एहसास में उतर गया। नहीं, वो मुख्तसिर है। अगर वो बेहिस होता तो इतनी देर तक मुझे यहाँ ना रखता। अगर वो जालिम होता तो मेरे आंसू से उसे कोई फर्क न पड़ता। उसकी आंखों के किनारों में नमी आ गई। ये आंसू खौफ के नहीं थे, बल्कि अजीब से सुकून के थे, जो बहुत अरसे बाद नसीब हुआ था। किसी के होते हुए महफूज महसूस करने का सुकून। उसी वक्त फार्म हाउस की छत पर अर्जुन कुर्सी पर बैठा अंधेरे को घूर रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी, मगर जलाने का दिल नहीं था। उसे उंगलियों के दरमियान घुमाता रहा, फिर आखिरकार मेज पर रख दिया। आज दिमाग काम कर रहा था, मगर दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। गलती कर रहा हूँ, उसे खुद से कहा। ये काम उसकी जिंदगी के असूलों के खिलाफ था। वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता था, किसी का बोझ नहीं उठाता था। लोग उससे डरते थे और वो इसी डर में महफूज रहता था। फिर ये लड़की कहाँ से आ गई थी? उसे याद आया, वो लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। कैसे बातें कर रही थी जैसे सब दर्द पाट लेने से हल्के हो जाते हैं। वो हंसती गम थी, मगर जब मुस्कुराती तो उसमें कोई बनावट नहीं होती थी। ये डरती है, अर्जुन ने आहिस्ता से सोचा। फिर भी मुझ पर भरोसा कर लेती है। उसने कुर्सी की पूछ से सर टिका दिया। जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि किसी का उस पर एतमाद करना कितना भारी होता है। दुश्मनों से निपटना आसान था, मगर किसी के टूटने की जिम्मेदारी लेना नहीं। अगर उसे छोड़ दे तो शायद वो अपनी जिंदगी पहले जैसी रह जाए, खामोश, महफूज, बेएहसास। और अगर रख ले तो शायद वो खुद बदल जाए। नीचे कमरे में नाहिल ने करवट बदली। ऊपर छत पर अर्जुन ने आंखें बंद कर दी। दोनों जाग रहे थे, दोनों खामोश थे। और इसी खामोशी में, बगैर किसी वादे, बगैर किसी इकरार के, मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें फैला रही थी। अगली सुबह फार्म हाउस पर अजीब सी खामोशी थी। हॉल में नमी थी, जैसे रात की बेचैनी अभी तक कहीं अटकी हुई हो। नाहिल किचन में चाय बना रही थी। कप ट्रे पर रखते हुए वो लॉन की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने कमरे से सलीम और अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वो बेध्यान थी, इसलिए कदम खुद ब खुद वहीं थम गए। दरवाजा पूरा बंद नहीं था। सर, बात समझे। सलीम की आवाज में संजीदगी थी। चौधरी को अगर पता चल गया ना कि लड़की यहाँ है तो वो छोड़ेगा नहीं। नाहिल के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा लड़सा। उसके आदमी हर जगह है। सलीम बोलता रहा। अब जानते हैं वो कैसे? उसकी बेटी हो या ना हो, गैरत के नाम पर वो आपको मरवा देगा। नाहिल की सांस अटक गई। मरवा देगा? हरसिम की आवाज गहरी और दबी हुई थी। मैं जानता हूँ। तो फिर कहीं क्यों सर? सलीम ने पहली बार कदरे बुलंद आवाज में कहा। एक अनजान लड़की के लिए खुद को इतने बड़े खतरे में डालना, ये आपके मिजाज के खिलाफ है। नाहिल ने बेख्तियार दीवार के साथ टेक लगा रही। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर अर्जुन बोला, आहिस्ता मगर ठोस सच में, क्योंकि वो सिर्फ एक अनजान लड़की नहीं है सलीम। तो फिर क्या है? सलीम ने सवाल किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी किसी के कदमों में नहीं फेंकता। सलीम खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, सर, ये जिद कहीं आपकी जान न ले ले। जान तो वैसे भी दाव पे लगी रहती है। अर्जुन का जवाब मुख्तसर था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह साफ है। नाहिल के लिए वहां खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। वो आहिस्ते से पीछे हटी, जैसे कोई राज चुरा लिया हो। कमरे में वापस आकर वो बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि अर्जुन ने उसे पनाह नहीं दी थी, उसने उसे बचाने का इंतखाब किया था। और इस इंतखाब की कीमत शायद उसकी जान हो सकती थी। नाहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कौन हूं जो किसी को मरने के खतरे में डाल दूं? उसने खुद से सवाल किया। बाहर लॉन में अर्जुन आसमान की तरफ देख रहा था, अनजान इस बात से कि जिस सच को वो खुद मानने से डर रहा है, वो सच नाहिल सुल चुकी थी। दोपहर ढलने लगी। फार्म हाउस के कमरे में खामोशी गैर मामूली थी। नाहिल आम दिनों में इस वक्त तक किचन में होती, कभी चाय बनाती, कभी बेध्यानी में किसी चीज से बातें करती। आज कुछ भी नहीं था। सलीम ने कई बार इधर उधर देखा, पर हिम्मत करके अर्जुन के पास आया। सर, एक बात है। अर्जुन ने फाइल से नजर उठाई। कहो। आज बीवी कमरे से निकली ही नहीं, ना नाश्ता ना दोपहर का खाना। सलीम ने तौकफ किया। दिल ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन के माथे पर बल पड़ा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ते से खुला। कमरा खाली था, बिस्तर साफ था, दुपट्टा वहां नहीं था, और खिड़की खुली हुई थी। अर्जुन के दिल में एक लम्हे को अजीब सा खला उतरा। उसे चारों तरफ नजरें दौड़ाई, जैसे वो अभी किसी कोने से निकल आएगी। फिर उसकी नजर मेज पर पड़ी। एक तह किया हुआ कागज। वो आगे बढ़ा।
कागज उठाया, हाथ खुद ब खुद सख्त हो गए। लिखा था, मैं जा रही हूँ, आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी वजह से अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। नीचे कोई नाम नहीं था, मगर हर लफ्ज चीख चीख कर बता रहा था कि ये मुनाहिल का है। अर्जुन ने कागज मुट्ठी में बंद कर लिया। बेवकूफ लड़की। उसके लहजे में गुस्सा नहीं, खौफ था। और फौरन बाहर निकला। सलीम। सलीम दौड़ता हुआ आया। सर, गाड़ी निकालो अभी। अर्जुन की आवाज में वो सख्ती थी जो सिर्फ खतरे के वक्त आती थी। वो अकेली नहीं जा सकती, जंगल की तरफ गई होगी। सर, मैंने कहा अभी। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर बाहर की तरफ भागा। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था कि वो लड़की जो उसे बचाने के लिए भागी थी अब खुद खतरे में थी, और इस बार अर्जुन किसी कीमत पर उसे खोने वाला नहीं था। जंगल में शाम उतरने लगी, मगर अर्जुन के अंदर जैसे रात हो चुकी थी। वो गाड़ी वहीं छोड़ा है जहां कच्चा रास्ता खत्म हुआ। उसके बाद वो पागलों की तरह दरख्त के बीच भाग रहा था। कांटों से कपड़े अटक रहे थे, शाखें बाजुओं को काट रही थी, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। नाहिल। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंजती और फिर दरख्त के बीच कहीं गुम हो जाती। वो हर झाड़ी के पीछे झांकता, हर मोड़ पर रुककर सांस बहाल करता, फिर दोबारा दौड़ पड़ता। जहन में एक ही मंजर था, अकेली लड़की, अजनबी जंगल और खतरा जो हर साय में छुपा हो सकता था। नाहिल। इस बार आवाज टूट गई। उसे वो कागज याद आया। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, मेरी जान तो तुम हो। जुमला बेख्तियार उसके दिल में उभरा और वो खुद चौंक गया। एक लम्हे को उसे कदमों के निशानात दिखाई दे, नरम मिट्टी पर बिखरे हुए, लड़खड़ाते हुए। और फौरन उसी सिमत लपका। झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गली, खुली जगह थी। जमीन नम थी, जैसे किसी ने गिरकर खुद को संभालने की कोशिश की हो। और फिर उसे दिखाई दी नाहिल, एक दरख्त की साए तले पड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द, दुपट्टा आधा मिट्टी में मटा हुआ, आंखें बंद थी, सांसें बहुत हल्की थी। अर्जुन के कदम जैसे जमीन में गिर गए। नहीं, नहीं। वो घुटनों के बल उसके पास गिरा। उसने कांपते हाथों से उसकी गाल थपथपाए। नाहिल, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं आया। दिल जोर से धड़का। उसने उसकी नब्ज चेक की, कमजोर मगर मौजूद। शुक्र है। सांस उसके सीने से बोझ बनकर निकली। उसने फौरन अपना कोट उतारकर उसकी गिर्द लपेटा, जैसे इस दुनिया से छुपा रहा हो। एक बाजू उसकी कमर के नीचे डाला, दूसरा उसे घुटनों के नीचे। उस समय अर्जुन को ना चौधरी याद था, ना दुश्मन, ना असूल। बस एक लड़की थी जो उसे बचाने के लिए खुद को खो बैठी थी। वो उसे मजबूती से उठाकर खड़ा हुआ। तुम भाग सकती हो, उसे धीमी मगर फैसलाकुन आवाज में कहा, मगर मुझसे नहीं। और जंगल की खामोशी में अर्जुन तेजी से वापसी की तरफ बढ़ा, इस डर के साथ कि अगर वो एक लम्हा और देर कर देता तो शायद बहुत कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वो घबराता उसे बाहों में भरकर गाड़ी की तरफ भागा था। जल्दी करो सलीम, अस्पताल ले चलो। वो सीट पर बैठकर चिल्लाया। नाहिल बेहोश पड़ी थी। सर, हम अस्पताल नहीं जा सकते, सलीम ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो फौरी। इसे कुछ हुआ तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो चीखा तो सलीम ने गाड़ी तेज रफ्तारी से चला दी। उसने अपने बॉस को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। लोग सच ही कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, और मोहब्बत जो होती है वो खामोशी से हो जाती है। उसका पता नहीं लगता। मोहब्बत करने के लिए सदियां नहीं चाहिए होती, बस एक लम्हा लगता है और दिल किसी और का हो जाता है। जल्दी करो, इसे चेक करो। अस्पताल पहुंचते ही उसने नाहिल को स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर्स को तनबिया की। वो अभी नाहिल का चेकअप कर ही रहे थे कि चौधरी और उसके आदमी आते दिखाई गए। अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी को अभी मेरे हवाले करो। चौधरी साहब ने अर्जुन का गिरबान पकड़ लिया। देखे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी वो इस हालत में नहीं है कि मैं आपको हवाले कर दूं। वो आपकी बेटी है, उसको ठीक होने तक का इंतजार कर रहे। अर्जुन ने अपना गिरबान छुड़वाते हुए कहा। नाहिल को होश आया तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी, ये कहकर कि वो खतरे से बाहर है। अर्जुन ने उसे गाड़ी में बिठाकर चौधरी की हवेली निकल गया। कि हम कहाँ जा रहे हैं? नाहिल जाना पहचाना रास्ता देखते हुए बोली, मेरे ससुराल, सुसर जी से मिलने, रिश्ते की बात जो करनी है। वो आंखें मारते हुए बोला। तो नाहिल नाच समझी से देखने लगी। बीबी, बेबी डॉल, इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें सही सही बता देता हूँ। मैं अर्जुन, एक गैंगस्टर, एक पत्थर दिल इंसान तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हाँ, ये जो मेरा पत्थर दिल है ना, अब धड़क रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, इसलिए अब ससुराल जाकर तुम्हारा हाथ तो मांगना पड़ेगा ना। वो गाड़ी रोकता अपने दिल का हाल बता रहा था। ओह, चले गैंगस्टर जी, आज देख लेते हैं आप कैसे मेरा हाथ मांगते हैं। वो छुपे लफ्जों में हाँ कर चुकी थी। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़ी सी हवेली के सामने उतरे थे। ये हवेली देखकर नाहिल को वो रात याद आ गई।
जब वो यहाँ से शुएब के लिए भागी थी। उसकी मोहब्बत ने उसे एक बार तो रुस्वा कर लिया था, पर अब पता नहीं क्या होने वाला था। वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। वो दोनों साथ अंदर दाखिल हुए तो कुछ लोगों ने उन पर गन तान दी। चौधरी सामने चारपाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने इशारा किया, तुम लोगों ने गन नीचे कर दी। तो दूर ही नाहल की मामा खड़ी थी, जो अपनी बेटी को देखकर तरफ ही उठी थी। वो भागती हुई उनके गले लगी। दोनों माँ बेटी इतने वक्त के बाद एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी थी। हट जाओ सब, आज मैं इस बगैरत को जान से मार दूंगा। हमारी नाक कटवा दी इसने खबीज के साथ भागकर। हमजा ने नाहल के बाल पकड़कर अपनी माँ से दूर किया, जबकि दूसरा भाई अरसान बंदूक ताने खड़ा था। अर्जुन समझ गया था कि वो क्यों यहाँ नहीं आना चाहते थे। नहीं बाबा, मैं मुजरिम हूँ, मुझे जो करना है करें, पर अर्जुन को जाने थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो इस वक्त भी अर्जुन का सोच रही थी। तुम्हें तो हम वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, और इसको भी, इसने धोखा दिया हमें। हमजा ने गाली बकते हुए कहा, छोड़ दे चौधरी साहब, आपकी बेटी ने गलती की है, गुनाह नहीं, माफ कर दे उसे। अर्जुन ने रोती हुई नाहल को खुद के पीछे किया। माफ कर दूं इसको, जो मेरी इज्जत का ना सोच सकी? कौन करेगा अब इससे शादी? वो बहुत दुख से बोला, मैं करूंगा। वो सख्ते में आ गए। चौधरी साहब, आपकी बेटी को मैं पसंद करता हूँ, आप उसे माफ कर दे। और मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसका बहुत ख्याल रखूंगा, हर बुरा काम छोड़ दूंगा। वो एक ही सांस में बोले गया। जब चौधरी साहब कुछ लम्हे सोच में पड़ गए, बच्चा सही कह रहा है, मान जाइए। नाहल के मामा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, माफ किया, शादी की तैयारी शुरू करो। उनके अचानक रद्दमल पर नाहल फौरी उनके गले लगी और रो पड़ी। सॉरी बाबा, मैं गलत थी, मुझसे गलती हुई। वो मुसलसल माफी मांग रही थी। बस कर जा मेरी पड़ी, अब सब ठीक है। सारे हंस दिए थे। पूरी हवेली में मिठाइयां बांटी गई। देखा, मना लिया ना ससुराल वालों को। अर्जुन नाहल के कान में बोला था तो मुस्कुरा दी थी। कुछ साल बाद समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थी। शाम का वक्त था। वो नाहल रिजर्व की बालकनी में खड़ी हवा को महसूस कर रही थी। अर्जुन, आप हमें यहाँ अचानक क्यों लाए हैं? वो हैरानी से बोली। अर्जुन मुस्कुरा दिया, बस दिल चाहा आपको दुनिया से थोड़ा दूर लिया। वो दोनों साहिल की तरफ बढ़े। अचानक अर्जुन ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। आंखें बंद रखे, बस 2 कदम और। जब हाथ हटा तो नाहल साकित रह गई। रेत पर लिखा हैप्पी बर्थडे नाहल। चारों तरफ मोमबत्तियां थी, बीच में केक रखा था। ये सब आपने? उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मैंने वादा किया था कि आपकी हर उदासी को खुशी में बदल दूंगा। आज आपका दिन है नाहल। नाहल की आंखें भर आई। आप हर बार मुझे रुला देते हैं। अर्जुन ने नरमी से उसके आंसू पूछे। ये खुशी के आंसू है, और मुझे यही चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। समंदर की आवाज कमरे में घुल रही थी। हल्की रोशनी, पर्दे लहराते हुए। नाहल बालकनी से अंदर आई तो अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नजर ठहर गई। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नाहल ने हल्की सी शरारत से पूछा। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। क्योंकि आज आपका दिन है, और आज मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। उससे नरमी से उसके हाथ थामे। नाहल ने नजरें झुका ली। पहले आप मुझे डराते थे, वो धीमी आवाज में बोली, और आपके साथ मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अर्जुन ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। मैंने खुद को बदला है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बेड के किनारे आ बैठे। नाहल ने उसके कंधे से लगते हुए कहा, शुक्रिया अर्जुन। अर्जुन ने उसे थाम लिया। मेरी पूरी जिंदगी आपके नाम है। उसके सीने में मुंह छुपा गई थी।